ऋचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज आप लोग लिटरेचर की क्लास देखेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लिटरेरी टर्म की सीरीज शुरू कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म एग्जाम में टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नेट के भी एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सबसे पहली टॉपिक है एनाफोरा। एनाफोरा के एनाफोरा की जो शाब्दिक मीनिंग होती है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अन्वादेश। अन्वादेश, अन्वादेश का मतलब क्या होता है? अन्वादेश का मतलब होता है पहले से किसी नियम या शब्द की ओर संकेत करना। पहले से किसी नियम या शब्द की ओर संकेत करना, इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है। इसका अर्थ होता है, प्रॉपर मीनिंग के आधार पर देखिए, अन्वादेश। अन्वादेश का मतलब होता है अन्वादेश, यानी पहले से किसी नियम या शब्द की ओर संकेत करना को ही हम एनाफोरा या अन्वादेश के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जाम के बिंदु से देखा जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो 2-3 जगह से प्रश्न बनते हैं, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और नेट जेआरएफ के लिए भी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। एनाफोरा, इसकी ओरिजिन देखा जाए तो एक शब्द है एनाफेरिन, इससे हुई। एनाफेरिन का ये डेवलप रूप है, एनाफेरिन से आया है। एनाफेरिन, इसको इसके ऊपर जरा नजर रखेंगे आप लोग। एनाफेरिन से इसकी ओरिजिन हुई है, एनाफेरिन से आया है एनाफोरा, ये एनाफेरिन। और दूसरी बात है एनाफोरा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें किन 2 शब्दों का योगदान होता है। तो एनाफोरा, एक तो इंग्लिश का वर्ड, एक तो वर्ड है एनो और दूसरा होता है फेरिन। ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। एनो की प्रॉपर मीनिंग देखा जाए तो एनो मीन्स होता है रिपीट। रिपीट मतलब क्या होता है? दोहराव। और फेरिन की प्रॉपर मीनिंग होती है कैरियप। कैरियप मतलब क्या होता है? यानी पीछे का दोहराव। कैरियप, पीछे की तरफ से दोहराव। तो एनो फेरिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। टीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनाफोरा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको जवाब देना है एनो प्लस फेरिन से। एनो की प्रॉपर रिपीट और फेरिन का अर्थ होता है कैरियप। ध्यान देंगे। इसके बाद इसमें कुछ अगला कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। अगले कॉन्सेप्ट में इसमें प्रश्न बनता है कि कॉइन किसने किया। कॉइन मतलब इसको सबसे पहले किसने यूज किया, किसने खोजा। तो कॉइन देखा जाए तो कॉइंड इन, यहाँ आपकी सुविधा के लिए हम इंग्लिश में भी रख दिए हैं। इसको कॉइंड इन 1914 यानी 1914 में इसको कॉइंड किया गया। और किसके द्वारा कॉइंड किया गया? एक राइटर हैं जिसका नाम है डेनिस लिंग्विस्ट ऑट्टो जैस्परेंस, इनको इसी नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में जैस्पर्सन दे दिया गया है तो आपको जैस्पर्सन पर टिक करना है। इनकेस अगर डिटेल नाम दिया गया है, पूरा नाम दिया गया है, पूरे नाम पर नजर रखनी है। इसको क्वाइंड किया गया 1914 में। डेनिस लिंग्विस्ट है जिसका नाम है ऑट्टो जैस्पर्सन। जैस्पर्सन को मेनली आपको फोकस करना है। जनरली एग्जाम में जैस्पर्सन शब्द दिया जाता है, पूरे नाम को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इस टर्म एनाफोरा टर्म जो है, ये कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक से लिया गया, ग्रीक से आया है। इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले लैटिन वर्ड में ये 1500 यानी 15 या 16 सेंचुरी में इसको सबसे पहले संज्ञान में लाया गया था। लेकिन ये एक नहीं है, इसका कहीं पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता कि 15वीं शताब्दी में मान लिया जाए, 16वीं शताब्दी में मान लिया जाए। तो जो साक्ष्यगत रूप में जो ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है, तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि 1914 अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जैस्पर्सन के नाम से, इसको 2 शब्दों को ध्यान रखेंगे, इस पर टिक करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक को ध्यान रखेंगे। टीजीटी में तो ग्रीक पूछता है, अगर नेट जेआरएफ में जाएंगे तो ये भी वर्ड उठा करके देख देता किसके द्वारा कॉइन किया गया। अब अगली स्थिति आती है कि एनाफोरा की डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान देंगे, एनाफोरा की डेफिनेशन, एनाफोरा किसको कहते हैं, ये तो अभी अभी आप लोग जो पढ़े वो केवल एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था। अब इसमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देखेंगे कि एनाफोरा की डेफिनेशन क्या होती है। एनाफोरा कहा जाता है, इट इज अ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज अ बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। फिर से देखिए, इट इज अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड,
इसका मतलब यह शब्दों का दोहराव होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड्स ही नहीं, इसके अलावा कभी फ्रेज का भी दोहराव किया जा सकता है। एज ए बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास, बिगिनिंग यानी जो शुरू में आया है, फिर जो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला, सक्सेसिव बनने वाला, यानी बाद में जो आएगा, तो जो बिगिनिंग का वर्ड आया है उसी बिगिनिंग के वर्ड से बाद की लाइनें भी, बाद की पंक्तियां भी शुरू होगी। दूसरी परिभाषा है, ज्यादातर इस तरीके की स्थितियां पोएट्री में मिलती है देखने को, क्योंकि ये एक तरह से लिटरेरी टर्म है, तो लिटरेरी टर्म पोएट्री वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से दूसरी परिभाषा देखेंगे, डिवाइस इन व्हिच सक्सेसिव लाइंस ऑफ अ पोएम बिगिन विद द सेम वर्ड कॉल्ड एनाफोरा। इसका मतलब द पोएटिक डिवाइस, इसे एक तरह से पोएटिक डिवाइस के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। द पोएटिक डिवाइस यानी वह पोएटिक डिवाइस इन व्हिच, जिसमें कि सक्सेसिव लाइंस, बाद की पंक्तियां, उत्तर सक्सेसिव मतलब बाद की पंक्तियां, यानी शुरू में जो आई हैं, इसके बाद जो लाइन आएगी उसमें उसी शब्द का रिपीटिशन होना चाहिए जो शुरू के वर्ड में किया गया। सक्सेसिव लाइंस ऑफ अ पोएम, किसी कविता का, बिगिन विद द सेम वर्ड्स, बिगिन विद द सेम वर्ड्स मतलब जिस शब्द से उसकी शुरुआत हुई हो उसी शब्द से अगले पंक्ति की भी शुरुआत होनी चाहिए। सेम वर्ड्स इज कॉल्ड, अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है किसी पोएटिक डिवाइस, तो उसी को हम बोलते हैं एनाफोरा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन देकर के पूछ लेता है किसकी डेफिनेशन है, एनाफोरा की डेफिनेशन है। अब आपकी सुविधा के लिए हमने इसको हिंदी में भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। इसका हिंदी क्या होगा, क्रमिक खंड की शुरुआत में एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति ही एनाफोरा या अनुदेश कहलाता है। क्रमिक खंड क्या हुआ भाई, क्रमिक खंड मतलब जो पंक्ति ली जाएगी, जो फ्रेज लिया जाएगा या जो पंक्ति ली जाएगी, उस फ्रेज में, फ्रेज मतलब वाक्य खंड होता है, वाक्यांश होता है, उसमें क्रमिक खंड सिस्टम से एक के बाद एक, उसको क्रमिक बोलते हैं। क्रमिक प्रारंभ में एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति ही, एक शब्द हो या कोई वाक्यांश हो, वाक्यांश मतलब एक से अधिक शब्द आ गया उसमें, एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव। तो ध्यान देंगे, क्रमिक खंड की शुरुआत में, क्रमिक खंड की शुरुआत में एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति ही एनाफोरा कहलाता है। जो ऊपर डेफिनेशन दिया गया है उसी डेफिनेशन का यह हिंदी ट्रांसलेट है आपकी सुविधा के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्लेस डिकेन। चार्लेस डिकेन ने अ टेल ऑफ टू सिटीज नामक एक जो लिखी है, जो वर्क लिखे हैं, उसमें कुछ पंक्तियों को इस तरीके से एनाफोरा का यूज किए हैं। पंक्तियां देखिए जरा, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, फिर अगला स्टेप है इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द फुलिशनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम यानी ये बेहतर समय था, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम ये बेहतर समय था, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम सबसे बेकार का समय था। फिर अगली पंक्ति, इट वाज द एज ऑफ विजडम, एक तरह से बुद्धिमानी का दौर था, काल का, बुद्धिमानी का काल था। इट वाज द फुलिशनेस, ये एक बेवकूफी पूर्ण काल था। अब इसमें जरा देखिए, इसमें इट वाज का रिपीटिशन, इट वाज शुरू में आया, यहां भी आ गया, इसके बाद इट वाज यहां भी आया, इट वाज यहां भी आया। तो पंक्तियां इसमें दो पंक्ति दी गई, बीच में उसमें ब्रेकिंग भी दी गई, लेकिन इट वाज का रिपीटिशन किया गया चार्ल्स डिकेन के द्वारा। तो इस तरह से देखा जाए तो इट वाज का रिपीटिशन होने के कारण इसको हम एनाफोरा कहेंगे। तो में जो वर्ड आया वही बाद में भी आ रहा। अब और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो चार्ल्स डिकेन के अतिरिक्त कई लोगों में, कई एग्जांपल्स में देखने को मिलते हैं। इसमें जरा देखिए, स्टे सेफ, फिर आ गया स्टे वेल, स्टे हैप्पी, स्टे का रिपीटिशन हो रहा, स्टे आया, फिर स्टे आया, फिर स्टे आया, यानी जो शुरू में वर्ड आया का रिपीटिशन हो रहा। आई मैं कल्पना करता हूँ, आई में मैं कर सकता हूँ, आई विश मैं कल्पना करता हूँ, आई माइट मैं कर सकता था। इसमें आई और विश का रिपीटिशन हुआ। फिर देखिए आई विश का रिपीटिशन हुआ। अगला स्टेप देखेंगे, ओपन हार्ट ओपन माइंड, इसमें ओपन का ओनली वन वर्ड्स का, इसमें एक वर्ड का रिपीटिशन हुआ। इस तरह से देखा जाए तो ऐसे ही रिपीटिशन को जो पंक्ति के, जो किसी भी लाइन में शुरू में आए वही बाद में भी दे दिया जाए, तो ऐसे वक्त ऐसे ही पंक्ति को हम, ऐसे ही पंक्ति को या ऐसे रिपीटिशन को, ऐसे वर्ड्स के रिपीटिशन को किसी लाइन में, किसी फ्रेज में अगर किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा।
तो एनाफोरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक में कभी एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाता है कि इसका एग्जाम्पल है, कभी इसके क्वाइंट को पूछ लिया जाता है कि इसको किसने क्वाइंट किया, कभी पूछ लिया जाता है कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, तो किस सन में, कभी डेट पूछ ली जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस के रूप में, इसको किसी तरह से अवॉइड नहीं करना है। आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम लिटरेरी टर्म की सीरीज शुरू किए हैं, अब अल्फाबेटली यानी ABCD करके हम पूरा लिटरेरी टर्म सिस्टम से पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अलग से कहीं से कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी लिटरेरी टर्म हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे और एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए सेफ हो जाएगा सरल लैंग्वेज में। तो बस आज इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए